नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से वर्ग 8 के लिए अध्याय 3 संसदीय सरकार व उनके प्रतिनिधि पाठ के अंदर आए प्रश्नों को देखेंगे। इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन है, प्रतिनिधि का अर्थ है अ में है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति, ब में है सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति और स में है उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति। तो प्रतिनिधि का अर्थ होता है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? अ में है वार्ड सदस्य, ब में है थानेदार और स में है विधायक। तो राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसी पाठ पर, संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। संसदीय सरकार में आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है? तो आम लोगों की समस्याओं को जानने तथा उसका समाधान के लिए प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए क्यों किया जाता है? ताकि वे निरंकुश न बन जाए तथा निश्चित अवधि के पश्चात उन्हें बदला जा सके। अब इसी पेज का अगला क्वेश्चन है, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है? तो सिद्धांत में तो ऐसा ही देखने को मिलता सिद्धांत में ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो शासन में सभी लोगों की भागीदारी संभव नहीं है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता है तथा आम लोगों के हितों का कार्य किया जाता है, अतः प्रतिनिधियों का चुनना आवश्यक है। अब हम लोग पृष्ठ 30 पर जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। पृष्ठ 30 पर अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ऊपर दिए गए नक्शे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम बताइए। तो बिहार से 40 सांसद चुने जाते हैं, अर्थात बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। 40 लोकसभा क्षेत्र में हम कुछ संसदीय क्षेत्र का नाम लिखें, जैसे गोपालगंज, यहाँ से आलोक सुमन जी के बने हैं, यानी कि आलोक सुमन यहाँ के संसद हैं। सीवान से कविता सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह हैं, सारण से राजीव प्रताप रूडी हैं, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हैं, उजियारपुर से नित्यानंद राय हैं, समस्तीपुर से प्रिंस राज हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह हैं, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं, आपका पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव हैं, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, किशनगंज से मोहम्मद जावेद हैं। इसी तरह सासाराम से छेदी पासवान है, गया से विजय मांझी है, जमुई से चिराग पासवान है। तो ये सांसदों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके सांसद का क्या नाम है, वो किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं? तो लगभग हमने 15 संसदीय क्षेत्र का नाम लिखे हैं और वहाँ के सांसद का नाम लिखे हैं। आप अपने क्षेत्र के सांसद का नाम अपने अभिभावक या शिक्षक से जान लेंगे और बहुत सारे लोगों का इससे ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है? तो अलग अलग क्षेत्रों की पहचान के लिए जो है सो अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों का नाम पता कीजिए। तो बिहार से मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, यह मुख्य रूप से पार्टी है। उसके बाद मार्क्सवादी हो जाएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले आदि जो है सो बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों में से आता है। अब है राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है, तो राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार बनाना और अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना है। अब पृष्ठ नंबर 33 पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। पृष्ठ नंबर 33 पर क्वेश्चन ये है, 8वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें से आप राजनीतिक दल में से इस देख सकते हैं जो किसको सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुई थी। तो अगर आप देखें तो सर्वाधिक सीट जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। यह 404 सीटें थी। कितना? 404 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। अब अगला क्वेश्चन है, किस दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई? तो 8वीं लोकसभा में राष्ट्रीय दल में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा को प्राप्त हुई थी। इन्हें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 34 से। पेज नंबर 34 से देखेंगे तो पेज नंबर 34 पर है, 13वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आया था। तो 13वीं लोकसभा में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें आई थी। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी। तो उसके पास बहुमत के लिए जो है सो 272 सीटें नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी सरकार क्यों नहीं बना पाई। तो वो 272 सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, जो गठबंधन सरकार बनाई गई उस गठबंधन का क्या नाम था। तो उस गठबंधन का नाम था एनडीए। अब अगला क्वेश्चन है, आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए, कारण से समझाइए। हाँ, बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखा जाना चाहिए, इससे सर्वाधिक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है, कारण से समझाइए। तो यदि गठबंधन में आपसी तालमेल हो तो शक्तिशाली सरकार बन सकती है, अन्यथा आपसी कलह से कमजोर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 35 पर आए हुए क्वेश्चन को। 35 पर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपनी मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को शामिल कर सकते हैं। संसद में प्रधानमंत्री ही सर्वशक्तिमान होता है। अब अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 36 से, यदि आपको अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न पूछते। तो जनहित कार्य के लिए सरकार क्या कर रही है, ये। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो मंत्रिपरिषद निरंकुश न हो जाए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया। तो ये इस पाठ के जो अंदर प्रश्न दिए गए थे वो था। अगले दिन हम लोग अभ्यास के प्रश्न को करेंगे, अभ्यास के जितने प्रश्न हैं उसको करेंगे। इस तरह जो है सो हम लोग सभी विषयों का सभी पाठ को पढ़ते हुए उसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।